अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के दिन के हवाले से। सबसे पहले ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले खबर जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से है। हमने आपको ये खबर दी थी कि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि उनकी कब्र कुशाई की जाए और उनकी बॉडी को निकाल के दोबारा नहीं बल्कि पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम के बगैर उनको दफनाया गया था और फैमिली ने इसके ऊपर एतराज़ किया था और वो फैमिली नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो। अब ये फैसला हुआ है कि परसों यानी कि 23 जून को जो है वो ये कब्र कुशाई होगी सुबह के वक्त, और तब ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये परसों के ऊपर जो है बात अब चली गई है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को एक ख़त लिखा है और PP 167 के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई थी उस सिलसिले में उन्होंने ये लेटर लिखा है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली और सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर किया जाए, क्योंकि इस तरह की कशीदगी जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में खलल डाल सकती है। तो इसलिए इन इंतज़ामात को बेहतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनको जो है वो रोकने के लिए एक पटिशन फाइल की थी। उस पटिशन को जो है वो आज फारिग कर दिया गया और उसके अंदर जो जजमेंट आई है उस जजमेंट में कहा गया है कि इन्होंने पहले मुतलका फोरम से जो है वो राब्ता नहीं किया है, जिसकी वजह से इस पटिशन को फारिग किया जाता है और बल्दियाती इंतखाबात को रोका नहीं जा सकता। वो बल्दियाती इंतखाबात उसी तरह ही होंगे, लेकिन उनके पास अपील का हक जो है वो मौजूद है। तो एक खबर जो है वो इस सिलसिले में आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जनाब एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर काफ़ी लहदे हो रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं इसकी वजह IMF नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये बेसिकली बैनुल-अक़वामी तौर पे चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है हमने इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। जो कि एक्चुअली मैं ये समझता हूँ ये बात ये क्यों कह रहे हैं, ये बात ये इसलिए कह रहे हैं ताकि सियासी तौर पे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनको ये बात ना कह सकें कि जनाब आपने IMF के कहने के ऊपर जो है वो देखें सब कुछ किया है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो नून लीग भी इनके ऊपर इसी बात के ऊपर जो है वो तंज भी करती थी, तनकीद भी करती थी कि जनाब पाकिस्तान की मईशत जो है वो IMF चला रही है, और ये लोग कुछ भी करते थे तो उसकी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वजह यही होती थी कि उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था वो जो $6 बिलियन का था, और IMF जो है वो डिक्टेट करता था सारी सिचुएशन को। बल्कि यहाँ तक कि आपके स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे रज़ा बाकिर साहब, उनकी तैनाती को भी जो है मुस्लिम लीग नून यही कहती थी कि जी स्टेट बैंक के एक साबिक मुलाजिम को लाके आपने इसका गवर्नर बना दिया है और स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया है। ये सारा कुछ IMF के कहने के ऊपर हो रहा है। अब जब यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और लोगों की जिस वजह से चीखें निकल रही हैं, वो भी असल वजह यही है कि IMF ने इनको कहा है कि जनाब जो आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर उनको आप ख़त्म करें, जिसकी वजह से अब ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है इन्होंने यही कहना है कि जनाब हम IMF की वजह से नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ऑयल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमतें पिछले एक हफ्ते में एक्चुअली थोड़ी सी कम हो गई हैं। आज जो है वो तकरीबन कोई $111-112 के ऊपर जो है फ़ी बैरल ये कीमत आ गई है। ये आज से चंद दिन पहले जो है $122, $23, $24 तक $122, $123, $24 तक जो है ये ट्रेड हो रहा था। इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मौजूदा हुकूमत यही उम्मीद लगाए बैठी है कि किसी तरह आगे आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे चली जाएं। अगर वो नीचे चली गई तो पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें जो हैं, ऑयल की मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल गिमिकरी हो रही है। जो कुछ भी है ये हो सब कुछ IMF की वजह से रहा है। हुकूमत जो है ना वो जिस तरह वो आपको याद होगा नदीम अफजल चंद ने कहा था कि हुकूमत दस दी नहीं पई, तो हुकूमत तुहानू दसदी नहीं पई, असी तुहानू दस रहे हैं कि असल में चक्कर IMF का ही है और कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो IMF के बारे में चूंकि बात हो रही है तो यहाँ पे आपको एक और अपडेट भी देते हैं कि स्टॉक मार्केट ने आज एक बहुत बड़ी जंप मारी है। इस वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 750 पॉइंट आज स्टॉक मार्केट ने जंप किया है और 42,500 की सतह से भी जो है वो स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। इस मरतबा आज स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की वजह जो मेरी चंद एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये कहना है कि मार्केट के अंदर ये बात आ गई है कि पाकिस्तान के IMF के साथ मामला जो हैं वो अब तय हो जाएंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है मामला हो जाएंगे।
कुछ लोगों का कहना है कि आज रात तक या मैक्सिमम कल तक जो है इस सिलसिले में खबर आ जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम देखा जा रहा है इसकी भी वजह यही है। लेकिन जहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर ये मोमेंटम देखा जा रहा है, वहीं पे यूएस डॉलर जो है वो अब 213 रुपए इंटरबैंक के अंदर जो है वो देखा गया है आज ट्रेड होता हुआ, और ओपन मार्केट के अंदर ये तकरीबन 214 रुपए 215 रुपए तक भी जो है वो कोट हुआ है। तो जब तक एक्चुअली आईएमएफ की किस्त आ नहीं जाती, डॉलर की ये जो चढ़ान है ये आप इसी तरह ही देखते रहेंगे। जो परवान ऊपर चढ़ रहा है ये इसी तरह ही आप देखते रहेंगे। अलबत्ता स्टॉक मार्केट जो है बड़ा पॉजिटिवली आज इस चीज़ को देख रही है कि जी आईएमएफ के साथ आपके मामला जो है वो तय हो रहे हैं। इसके अलावा दो खबरें और हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें से एक खबर जो है जी उसका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस जो है बिलाखिर अब जाके उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है। 8 साल लगे हैं इस चीज़ को, 8 साल के बाद जाके ये ममनुआ फंडिंग केस जो है वो ये अपने अंजाम तक पहुंचा है। अब फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको ये टाइमलाइन सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं तो सन 2011 में अकबर एस बाबर साहब ने, जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, उन्होंने इमरान खान साहब के सामने सबसे पहले जो है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से सबसे पहले खदशात का इजहार किया था। इस पर इमरान खान साहब की तरफ से मजीद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अकबर एस बाबर साहब जो है वो 2014 में इन बेज़ाब्तियों के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले गए। 2014 की ये बात है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मौसूल हो रही है और मुबैना तौर पर 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए जो है लाखों मिलियन डॉलर हुंडी के जरिए पार्टी के बैंक अकाउंट्स में जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। उसके बाद दरख्वास्त में उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया था कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठा करने वाले बैंक अकाउंट्स को भी इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखा है। अच्छा, अब इसकी टाइमलाइन क्या है, मैं टाइमलाइन भी जरा आपके सामने रखता हूं। 14 नवंबर 2014 को जो है ये बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी। उसके बाद जैसी ये दरख्वास्त दायर की गई तो तहरीक-ए-इंसाफ ने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी सियासी जमात के फंडिंग्स को चेक कर ही नहीं सकती। उन्होंने सीधा सीधा जो है इसको इस मामले को इसको चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2015 को इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। 2015 तक जाके ये एतराज़ मुस्तरद हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 2015 को तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार और अकबर एस बाबर के बतौर मुद्दई बनने पर एतराज़ात की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर ये हाई कोर्ट में चले गए और इसको चैलेंज किया। तो मुख्तलिफ औकात में 6 मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को जो है वो बार बार उठाया है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में ये मामला तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहा। तो 6 मुख्तलिफ, ये बार बार इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ खुद रही है। 17 फरवरी 2017 को आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार के खिलाफ इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए डायरेक्टर जनरल लॉ विंग और इलेक्शन कमीशन के ऑडिटर जनरल के अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की। उसके बाद इस कमेटी के खिलाफ भी जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। उसके बाद इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में फिर जाके तश्कील दी गई और लेकिन इसे अपनी रिपोर्ट ईसीपी को पेश करने में तकरीबन 4 साल लगे, जो दिसंबर 2021 में जाके जमा करवाई गई। ये जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी 4 साल इसने लगा दिए। 14 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रूटीन बेंच ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज के अंदर करने का हुक्म दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको भी चैलेंज किया कि नहीं जनाब, ये 30 दिन की जो ये डेडलाइन है इसको ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद इनको इस बात का भी एडवांटेज दे दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ये 30 दिन की बार जो है इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, स्क्रूटनी कमेटी ने क्या कहा अपनी इस रिपोर्ट में, वो जो दिसंबर 2021 में जमा करवाई गई थी। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ समेत फरीकैन की तरफ से मुकम्मल डेटा तक रसाई से मुतल्लिक ताउन नहीं किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने ताउन नहीं किया। उसके बाद कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से 2009 से लेकर 2013 तक के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की और फिर ये रिपोर्ट जो है मुरतब की गई। स्क्रूटनी कमेटी की तैयार करदा रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई थी कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स हासिल किए थे। फंड्स को कम दिखाया गया और दर्जनों बैंक अकाउंट्स जो है इस दौरान छुपाए भी गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2009, 2010 और 2012, 2013 के दरमियान 4 साल की मुद्दत में 31 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जो है वो कम जाहिर की गई। जो एक्चुअली फंडिंग हुई थी उससे इतनी रकम, यानी कि 31 करोड़ तकरीबन 31.25 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट अमाउंट बनती है, जो कम शो की गई।
पीटीआई के अकाउंट्स पर इस मुद्दत के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय के जायजे में रिपोर्ट के असूलों और मयारात से किसी इनहराफ की निशानदेही नहीं हुई। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट पर भी सवालिया निशान है, जिसे पीटीआई के ऑडिट शुदा अकाउंट्स की तफसीलात के साथ जमा कराया गया था। रिपोर्ट में पीटीआई के 4 मुलाजमीन को उनके जाती अकाउंट्स में चंदा वसूल करने की इजाजत देने के तनाज़े का भी हवाला दिया गया, लेकिन कहा गया कि इनके अकाउंट्स की छानबीन करना कमेटी के दायरा कार से बाहर है। अब तहरीक इंसाफ के जो फ़ारूक हबीब साहब हैं वो बेसिकली इस केस को देख रहे हैं, और जब ये केस चल रहा था तो इसी दौरान जो है फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से जो दीगर सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, JUFA हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारी जमातें, उन्होंने सबके ऊपर ही जो है वो चैलेंज कर दिया था। और इसके अंदर शेख रशीद साहब की अवामी लीग भी बीच में रगड़ी गई थी। तो क्योंकि उन्होंने कहा था जी सानू चेक कर रहे हो, सारे चेक करो, तो ये इनकी तरफ से किया गया था। इन्होंने इस दौरान तकरीबन 40,000 डोनर्स की एक लिस्ट जो है वो जमा कराई गई कि जनाब ये जनाब हमने सारा रिकॉर्ड दे दिया है, पहियाँ जो रसीदा हमने सारे जो है वो तफसीलात जो है वो हमने जमा करा दी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जितने भी फंड जमा हुए हैं ये कानून के मुताबिक हुए हैं, और साथ साथ स्क्रूटनी कमेटी को ये भी मौक़िफ़ पेश किया गया कि अगर बैरून मुल्क से हासिल होने वाले चंदे में कोई बेज़ादगी हुई तो इसकी जिम्मेदार जमात पर नहीं बल्कि उस एजेंट पर आयद होती है जिसके जरिए ये पैसे इनके अकाउंट्स में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमारी कोई जिम्मेदारी है, सानू की पता कौन आके पैसे जमा करा गया। तो बेसिकली वो जो ये आपको बेसिकली अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में एक डोनर के लिए एक एजेंट्स जो होते हैं वो मुतय्यन करने होते हैं, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी थी। अच्छा, कानून क्या कहता है, ज़रा इसके ऊपर भी आ जाइए। सियासी जमातों को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 13 के तहत माली साल के इख्तिताम से 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में अपने बैंक अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी होती है, जिसमें सालाना आमदन और अखराजात हासिल होने वाले फंड्स के ज़राए असासे और वाजबात शामिल होते हैं। इसके अलावा पार्टी का सरबरा इलेक्शन कमीशन में एक सर्टिफिकेट भी जमा करवाने का मजाज होता है। तो ये अब तक ममनुआ, अब इसको फॉरेन फंडिंग केस कहें, ममनुआ फंडिंग केस कहें, ये आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह देखना चाहते हैं। मेरी जो चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है, सबकी मुख्तलिफ आरा है इसके ऊपर, मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। किसी ने ये कहा है, किसी ने कोई इस हद तक भी चला गया कि जनाब इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लग सकता है। किसी ने कहा कि वो जो बेसिकली 31 करोड़ रुपए है, ये वो 31 करोड़ की वो जो रकम है उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब्त कर लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा और इससे ज़्यादा बढ़ के कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये थोड़े से पैसों का इशू है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जनाब इजरायली कंपनियों की जानिब से, भारतीयों की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है, ये बहुत बड़ा केस बन सकता है। मैं माजरत के साथ उन तज्जियाकारों, एंकर पर्सन्स और एनालिस्ट में से नहीं हूँ जो किसी एक केस के फैसले को प्रिडिक्ट कर दे। मैं सिर्फ आपको मुख्तलिफ आउटकम्स बता सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता जनाब ये फैसला आएगा। फैसला कुछ भी आ सकता है, हम सबको फैसले का इंतजार करना चाहिए, और फैसला आने से पहले किसी भी किस्म की जो वो है ना स्पेकुलेशंस, वो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगा जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, हम ये सारे मामला को क्लियर समझते हैं। हो सकता है वो ये कहे कि नहीं जनाब ये बहुत बड़ी वायलेशन हो गई है और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो लेट्स जस्ट वेट के फैसला क्या आता है। इसके अलावा एक और खबर जनाब, कल एक तस्वीर सामने आ गई, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ साहब की, ये एक कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ा एक रोमांटिक किस्म का कपल लग रहा है जैसे वो अक्सर फिल्मों के अंदर, और वो खासतौर पे वो फिल्में जो वेनिस के अंदर शूट होती हैं ना, उसके अंदर वेनिस के अंदर अक्सर वहाँ पे बोट राइड ली जाती है। और बल्कि मुझे एक वो फिल्म याद आ गई जीनत अमान की, और अमिताभ बच्चन की एक गाना बड़ा मशहूर था, तो वो उसके अंदर भी वो दोनों कपल जो है ना वो कश्ती में बैठे होते हैं। खैर ऑन लाइटर नोट, नजम सेठी साहब बड़े काबिल एहतराम है, सीनियर है मेरे, लेकिन एक अजीब फिर उसके बाद जो है ना बहस शुरू हो गई। देखा नजम सेठी नवाज शरीफ के साथ, ये देखें किस तरह की तस्वीर खींची रही है, और ये देखें ये आपस में कितने करीब हैं। जब भी किसी एंकर पर्सन की, ये मैं अब आपको खुल के बता दूं, जब भी किसी एंकर पर्सन की तस्वीर किसी भी रहनुमा के साथ आती है तो ठक करके ये डिस्कशन डिबेट शुरू हो जाती है। आपने मेरे प्रोग्राम के शुरू के अंदर देखा होगा, सबके साथ मेरी भी तस्वीरें, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, सबके साथ मेरी तस्वीरें हैं। आप यकीन कीजिए ये सारी तस्वीरें जब भी आई हैं ना सोशल मीडिया पे, तो एक नई बहस का आगाज़ हो गया। लेकिन मुझे हंसी इस बात के ऊपर आ रही है, चलें मतलब मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो तो बड़ा इसको एंजॉय कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब की तस्वीर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको बड़ी इस बात के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये देखें ये क्या हो रहा है। भाई इमरान खान साहब के साथ कितने एंकरों की तस्वीरें हैं, क्या उनकी तस्वीरें नहीं हैं? ये अभी एक तस्वीर चलेंगे, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, ये ओरिया मकबूल जान साहब की तस्वीर है, ये इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, ये अभी मिले हैं, ठीक है।
उसके बाद इमरान खान साहब ने अभी आफ्ताब इकबाल साहब को एक इंटरव्यू दिया, उनके साथ ये देखें, ये तस्वीर साथ है। उसके बाद मतलब इमरान रियाज खान हो गए, समी इब्राहिम हो गए, साबिर शाकिर हो गए। और भाई सियासतदानों का काम होता है एंकर पर्सन से मिलना, ठीक है, ये रूटीन की बात होती है, इसमें देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट। हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कि यार ये एक एंकर पर्सन और पार्टी का सरबराह इकट्ठे कश्ती की सैर क्यों कर रहे हैं भाई, हो अच्छी बात है, उनका आपस में कोई अच्छा रिलेशनशिप है। इमरान खान साहब जलसों के अंदर बैठ के 4 सहाफ़ियों के नाम लेते हैं ना, ये देखें ये 4 सहाफ़ी जो हैं वो मेरे बड़े करीब हैं और ये 4 सहाफ़ी जो हैं इन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई और देखें इनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं तो बार बार यही हमेशा ये बात कहता हूं कि कभी भी अगर कोई सियासतदान अगर किसी एंकर पर्सन या सहाफ़ी के लिए बैठ के बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता ना, तो ये सहाफ़ी के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, यकीन कीजिए कभी अच्छी बात नहीं होती, ये उसके रेपुटेशन को एक्चुअली ज़्यादा डेंट करता है। तो मैं तो अक्सर दुआ करता हूं कि कोई भी सियासतदान कम से कम मेरी कोई तारीफ ना करे, कभी भी ना करे, क्योंकि वो मेरे लिए ही नुकसानदेह है। तो नजम सेठी साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कल रात से इस कंट्रोवर्सी के अंदर आए हुए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि नजम सेठी साहब इज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई एंकर पर्सन जो हैं वो इमरान खान साहब की फेवरेट लिस्ट के अंदर हैं, बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि कई ऐसे एंकर पर्सन हैं जिनकी वो फ़ोन का वो जो फेवरेट का सेक्शन होता है ना, उसमें इमरान खान साहब का डायरेक्ट नंबर उनके पास है, और इसी तरह इमरान खान साहब के पास उन एंकरों के नंबर भी फेवरेट्स के अंदर आई एम प्रीटी श्योर मौजूद होंगे। ये सब जगह चलता है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।